एपिसोड वहां पर खत्म हुआ था जब सेजिन कन्वीनियंस स्टोर में थी और किसी को देखकर बहुत शॉक हो गई थी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सेजिन को देखते जो हॉस्पिटल में थी और कांगी उनसे कह रही थी अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गया, उसका मतलब तुम अकेले भी बाथरूम जा सकते हो। कांगी कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वैसे ये बताओ कि तुम कहाँ पर गई थी। सेजिन कहती है कि मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे रेंट पे करना और अकेले रहने के लिए भी काफी खर्चा होता है। तभी कांग्योन कहता है कि वैसे तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ। फिर वो शर्माते हुए कहता है एक मिनट, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ है। सेजिन कहती है ऐसा नहीं है, मैंने गलती से अपने लिप्स को काट लिया था। फिर दोनों लोग शर्माना शुरू कर देते। उसके बाद कांग्योन कहता है कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, इसलिए मेरे बारे में ज्यादा फिक्र मत करो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखने पर ध्यान देना चाहिए। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते जब वो कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही थी और सोच रही थी कि आजकल दोयंग अच्छे से काम कर रहा होगा, क्योंकि उसने मुझे और कांग्योन को ऐसी हालत में देखा तो मुझे नहीं लगता वो सही से काम कर पा रहा होगा। नेक्स्ट सीन में दोयंग को देखते जिसने स्क्रिप्ट लिख ली थी और एडिटर को भेजती थी। एडिटर कहता है मैं आपको चेक करके बताता हूँ, फोन कट जाता है। दोयंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी दोयंग को रूम से काफी आवाजें आने लगती हैं। वो जाकर चेक करता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। दोयंग देखता है कि वहाँ पर कांग्योन और सेजिन साथ में इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन ये सब तो सिर्फ दोयंग की इमेजिनेशन थी, उसका दिमाग इस लेवल पर खराब हो चुका था। तभी एडिटर उसे फिर से कॉल करके कहती है कि सर मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत फाइल भेज दी है। दोयंग देखता है कि उसने जो फाइल भेजी थी उसमें बस यही लिखा हुआ था क्या मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए या फिर माफ कर देना चाहिए। ये देखकर तो दोयंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जब सेजिन किसी को देखकर शॉक हो गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि दोयंग था। सेजिन सोचती है मैंने अपने पुराने फोन का इस्तेमाल नहीं करा कि ये कहीं मुझे ट्रैक न कर ले, लेकिन इसने तो मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी मुझे ढूंढ लिया। वो दोयंग से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन दोयंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कैट फूड को खरीदता है। सेजिन कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। दोयंग कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर कर जा रहा था। सेजिन कहती है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम दोबारा मेरे सामने आए तो मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। दोयंग कहता है तुम हमारे मामले में बार बार पुलिस को इन्वॉल्व कर रही हो, तुम्हें लगता है हमारा ब्रेकअप इस तरह से हो सकता है। तभी सेजिन कहती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, राइटिंग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और आजकल मैं तुम्हारी राइटिंग के बीच में ही आ रही होंगी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना, क्या इसके पीछे कोई और कारण है। लेकिन इस बात का दोयंग कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं सेजिन की छुट्टी हो गई थी, वो जा रही थी, तभी देखती है कि दोयंग एक कैट के पास बैठा हुआ था। सेजिन को वही पल याद आता है कि किस तरह से दोयंग ने एक कैट को मार दिया था और वो चिल्ला कर कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। दोयंग कहता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। सेजिन कहती है आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। दोयंग कहता है कि ठीक है, जैसा कि तुमने कहा ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ वक्त चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी तुमने मना करा तो फिर मैं खुशी खुशी ब्रेकअप कर लूंगा। सेजिन कहती है मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ, क्या पता अगर मैं इस वक्त तुम्हारे साथ गई तो तुम मेरे साथ कुछ कर दो। तुम्हें पता है मुझे अभी तक याद है किस तरह से तुमने बेरहमी से उस बिल्ली को मारा था। उस वक्त तुमने मुझे इतना ज्यादा तोड़ दिया था कि मैं थर थर कांप रही थी। दोयंग कहता मुझे नहीं पता था तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन मैंने ये सब कुछ उस बिल्ली के लिए करा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तरस आ रहा था किस तरह से वो जीने के लिए तड़प रही थी। मैं चाहता था जल्द से जल्द उसकी सफरिंग को खत्म कर दिया जाए। सेजिन सोचने लगती है जैसा कि मुझे उम्मीद थी हमारे बीच में कोई बात नहीं हो सकती। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी दोयंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि कांग्योन तुम्हें सूट करता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी तक तुम नहीं जानती। सेजिन कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, ऐसे ही मैं काम करके आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तभी सेजिन अपने मन में कहती एक मिनट जरा ध्यान से सोचो सेजिन, इस वक्त ये पल मेरे लिए मौका हो सकता, वो मौका उस लिस्ट को ढूंढने का। फिर वो दोयंग से कहती ठीक है मैं थोड़ी देर तुमसे बात करूंगी और एक और चीज है जिसके बारे में मुझे तुमसे पूछना है और तुम्हें उसका जवाब ईमानदारी से देना होगा। दोयंग कहता ऑफ कोर्स, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो लोग कार से कहीं जा रहे थे। सेजिन कहती है 1 घंटा होने वाला है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दोयंग कहता है जब तुम वहाँ पर पहुँचोगी तो पहचान जाओगी। वैसे मुझे अचानक से ख्याल आया क्या तुम्हें ये जगह याद है सेजिन, हम इसी जगह पर मिले थे, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम शिद्दत के साथ मरना चाहती हो, लेकिन अब तुम और ज्यादा ब्राइट हो गए, तुम्हारे अंदर मरने की इच्छा नहीं है। सेजिन कहती है तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बात को
को नहीं भूलूं कि तुमने मेरी जान बचाई थी। दोयंग कहता नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जैसा उस वक्त तुम महसूस करती थी वैसा ही मैं भी महसूस करता हूँ। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बाद हम दोनों मिले और मुझे लगता है हमारा मिलना तकदीर में लिखा था। सेजिन सोचने लगती है कि शायद से ये बात सच है, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर ज्यादातर लोग सिर्फ कार से जाते हैं। तो ये बहुत बड़े इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन दोयंग यहाँ से चलकर जा रहा था और अचानक से इतना खुश क्यों लग रहा है। सेजिन, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी, कांग्यून को मैसेज भी भेज दिया था। अगर मुझसे कांटेक्ट ना हो पाए तो फिर पुलिस को रिपोर्ट कर देना। बस मुझे सही मौके की तलाश करना, उसके बाद मैं इससे लिस्ट के बारे में पूछ लूंगी। फिर सेजिन देखती है कि वो लोग सिर्फ जंगल की तरफ जा रहे हैं, जो जगह पूरी फॉग से भरी हुई है और वहाँ पर सिर्फ गिनती के घर नजर आ रहे हैं। फिर वो दोयंग से कहती है कि आखिर तुम मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो। दोयंग कहता है, सेजिन, हम लोग पहुंच गए हैं, जब तुम बाहर निकलोगी तो फिर पहचान जाओगी। फिर सेजिन कार से बाहर निकलती है। जब वो अपने सामने देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है ये जगह कोई और नहीं बल्कि वही ऑर्फनेज था जिसके अंदर उसने आग लगाई थी। दोयंग कहता है, इतने समय बाद यहाँ पर वापस आकर कैसा महसूस हो रहा है सेजिन? क्या तुम्हें याद आ गया कि आखिर ये कौन सी जगह है? सेजिन कहती है कि ये वही ऑर्फनेज है जहाँ पर मैं दीदी के साथ रहा करती थी। लेकिन ये बताओ, इस जगह के बारे में आखिर तुम्हें कैसे पता चला और आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? दोयंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लाने का रीजन सिंपल है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं एक लौता हूँ जो कि तुमसे सच्चा प्यार कर सकता हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कांग्यून तुमसे सच्चा प्यार करेगा? ये सब कुछ जानने के बाद वो तुम्हें समझ भी नहीं पाएगा। सेजिन कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे सामने साफ साफ बात करो ताकि मैं समझ पाऊँ। दोयंग कहता है कि तुम मानना नहीं चाहती सेजिन, लेकिन हम दोनों बहुत एक जैसे हैं। मेरी बेचारी सेजिन, मैं जानता हूँ तुम अंत तक एक अच्छी लड़की बनी रहना चाहती थी, लेकिन तुम मेरे सामने सच कह सकती हो, मैं तुम्हें अच्छे से समझूंगा। तुमने जीने के लिए किसी को जान से मार दिया था, क्यों? मैंने सही कहा ना? सेजिन सोचने लगती है, वो फैसला मैंने खुशी खुशी नहीं लिया था। जब मैं छोटी थी तब मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं बस जीना चाहती थी। घर जलने के अगले दिन देखते हैं दो लेडीज आपस में बात कर रही थी। क्या तुमने देखा कि पिछली रात ऑर्फनेज में आग लग गई थी? कितने सारे फायर ट्रक्स आए थे। खुशी की बात तो ये है कि कोई बच्चा नहीं मरा, बस वहाँ का डायरेक्टर मर गया। और ये पता चला था आग फैलना भी डायरेक्टर के रूम से शुरू हुई थी। डायरेक्टर के ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरा थे वो भी बंद पड़े हुए थे। सेजिन सोचने लगती है, डायरेक्टर ने कैमरों को खुद बंद कर दिया था ताकि वो अपने गंदे कामों को छुपा पाए, इसीलिए सच्चाई के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन उस दिन के बाद से मैं इंजियन दीदी की आंखों में अच्छे से नहीं देख पाई। जब ऑर्फनेज पूरा राख बन गया था तब दीदी ने मुझसे कहा था, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो सेजिन? अब हम लोग उस अनाथालय से आजाद हो गए। क्या हुआ सेजिन, तुम तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही हो। क्या तुम उदास हो रही हो कि डायरेक्टर मर गया? वो इंसान मरने के लायक है तो उसे अच्छी सजा मिली। सेजिन कहती है, लेकिन दीदी क्या होगा अगर मैंने कुछ बुरा काम किया हो तो? कोई इतना ज्यादा बुरा काम कि मैं जेल जा सकती हूँ। इंजियन कहती है, सेजिन तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन अगर तुमने ऐसा करा होगा तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण होगा। बुद्धू लड़की, अभी भी तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन काइंड होना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन यही वजह जिस वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सेजिन। सेजिन सोचने लगती है, उस दिन इंजियन दीदी की बात सुनने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया। मेरी वजह से बहुत सारे बच्चे बच पाए थे, मैं एक काइंड लड़की हूँ। फिर प्रेजेंट में सेजिन दोयंग से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। दोयंग कहता है, सेजिन तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं जानता, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। तभी सेजिन उसे धक्का मार के दूर हटाती है और कहती है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? दोयंग कहता है, फिक्र मत करो सेजिन, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि देखो हम दोनों एक जैसे हैं। सेजिन रोने लगती है और कहती है, झूठ, मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने ये सब के लिए करा था। मैंने उस भयानक ऑर्फनेज से सबको बताया। तुम बताओ, तुमने मेरी इंजियन दीदी के साथ ऐसा क्यों करा? उसे क्यों मारा? दीदी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं, क्या इसलिए तुमने उन्हें मार दिया? तुमने बिना किसी कारण के उसे मार दिया, तुम्हें इससे क्या हासिल हुआ? दोयंग कहता है कि सेजिन तुम क्या कह रही हो? इंजियन एक मेंटल पेशेंट थी। सेजिन कहती है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम हिडन कैमरा के जरिए मुझ पर नजर रखते थे, मेरी बातें
सुनते थे, मुझे मैनिपुलेट करते थे, किसी बात से इनकार करने की कोशिश भी मत करना। मैंने डिलीवरी ऑर्डर के सारे मैसेज देख लिए थे। मुझे बताओ आखिरकार तुमने मेरी दीदी के साथ ऐसा क्यों करा? दोयंग कहता है क्योंकि उसकी वजह से तुम बदल गई थी सेजिन। मुझे पता था वो बहुत बड़ी सर दर्द है, उसकी वजह से तुम बच्ची बनती जा रही थी। मैंने जो कुछ करा वो सिर्फ तुम्हारे लिए करा, और तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये जो स्कार है मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे ये बात याद दिलाता है कि हम दोनों एक जैसे इंसान हैं। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना, तो फिर पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा। तो फिर फैसला करो, क्या तुम्हें शांति से सब खत्म करके मेरे पास वापस आना है? तब तुम्हें जो भी सच्चाई जाननी होगी तुम्हें पता चल जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में कांग्यून को देखते हैं जो कह रहा था ये फोन क्यों नहीं उठा रही इतना भयानक मैसेज भेजने के बाद। मैंने कहा था ना कि कुछ खतरे का काम मत करना, लगता है मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सेजिन आ जाती। कांग्यून कहता है हे सेजिन क्या हो गया, और तुम्हारे मैसेज ने तो मुझे चौंका दिया था। लेकिन तभी वो देखता है कि सेजिन के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कांग्यून कहता है सेजिन तुम्हें क्या हो गया, लेकिन तभी सेजिन आकर उसे गले लगा लेती है और सोचने लगती मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त सिर्फ इस इंसान का कंफर्ट चाहती हूँ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था मैं भी दोयंग की तरह मॉन्स्टर हूँ, या फिर मुझे डर लग रहा था कि मुझे कहीं छोड़ ना दिया जाए। कांग्यून कहता है सेजिन तुम्हें अचानक से क्या हो गया, कहीं तुम दोयंग से तो नहीं मिली हो? आखिरकार उस गधे के बच्चे ने तुम्हारे साथ क्या करा? तभी सेजिन कहती है कांग्यून तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर मैं दोयंग के पास वापस चली जाऊं तो? कांग्यून कहता है कि तुम अचानक से क्या बात कर रही हो, क्या दोयंग ने तुम्हें धमकाया है? सेजिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्यून कहता है माफ करना मैंने आवाज ऊंची कर ली, मैं चौंक गया था क्योंकि तुमने अजीब बात कह दी थी। सेजिन कहती है कांग्यून तुम क्या करोगे अगर मैं भी दोयंग की जैसी इंसान होंगी तो? मेरा मतलब क्या होगा अगर मैंने दोयंग की तरह किसी की जान ली होगी तो? क्या सच्चाई जानने के बाद भी तुम मेरी साइड पर खड़े रहोगे? कांग्यून कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो कि तुमने किसी को मारा है? सेजिन कहती है कि जब मैं छोटी थी तब डायरेक्टर मुझे सेक्सुअली हैरेस करते थे, इसलिए मैंने ऑर्फनेज के अंदर आग लगा दी थी। पहले मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो क्राइम है। मैंने उनसे रुकने के लिए कहा, वो नहीं रोके, इसलिए मैंने उनके ऑफिस में आग लगा दी और खुद को बचाया। तुमने कहा था कि तुम्हारी छोटी बहन की तरह मैं भी झेल रही हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारी बहन विक्टिम थी, लेकिन मैं खुद को बचाने के लिए एक क्रिमिनल बन गई। तो बताओ कांग्यून क्या सच्चाई जानने के बाद तुम मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ रहोगे? तभी कांग्यून वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सेजिन के दिमाग में दोयंग की बातें आने लगती हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करेगा सच्चाई जानने के बाद? सेजिन सोचने लगती है कभी कभी दोयंग सच बातें बोल देता है। मेरी बॉडी के ऊपर जो स्कार है वो याद दिलाता है कि मैंने क्या गुनाह करा है। सेजिन तुम अकेले रहने के लिए बनी हो, दूसरों से मदद की उम्मीद मत करो, तुम्हें सिर्फ अकेले रहना है। फिर हम कुछ वक्त पहले देखते हैं जब दोयंग के साथ सेजिन वापस आ रही थी। दोयंग कहता है क्या तुमने सोच लिया कि जब तुम वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? सेजिन कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफर को ठुकराती हूँ, इस कारण की वजह से तुम्हारे पास वापस आना ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। जो सच्चाई मैं जानना चाहती हूँ वो मैं अपनी ताकत से पता लगा लूंगी, इसलिए अब तुम्हें भी रुक जाना चाहिए, मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी। प्रेजेंट टाइम देखते हैं कि दोयंग अभी भी अपनी कार लेकर हॉस्पिटल के सामने खड़ा था और वो कहता है कि तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा सेजिन, क्योंकि तुम्हें कांग्यून द्वारा छोड़ दिया जाएगा। फिर कांग्यून को देखते हैं जो बाहर बैठा इसी बारे में सोच रहा था। वो याद करते उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा था कि क्या आप स्योयुन से नफरत नहीं करते? ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे बच्चे आखिरकार मैं अपनी पोती से नफरत क्यों करूंगा? उसके बारे में सोचकर मेरे दिल में दर्द होने लगता है, मैं आधी रात को अचानक से उठ जाता हूँ। कांग्यून कहता है क्योंकि वो इतना कुछ झेल रही थी उसके बावजूद उसने हम लोगों को कुछ नहीं बताया, अंत तक छुपाती रही। सच कहूँ तो मैं उससे काफी नाराज हूँ, उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि ये नाराजगी नहीं है बल्कि ये पछतावा है। अगर अगली बार तुम किसी ऐसे इंसान से मिलना तो फिर उसकी मदद जरूर करना, उसके लिए जो हो सकता है वो करना, इसी तरह से तुम रिपे कर सकते हो और देखना कि ये करने के बाद तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कांग्यून भागते हुए वापस आते और सेजिन को आवाज लगा के रोकता है। वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता और अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता क्या पछतावा है क्या नाराजगी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं
इस लड़की की साइड पर इसका मरहम बनकर खड़ा रहूंगा। और वो सेजिन से कहता है कि मैं करूंगा, मैं तुम्हारी साइड पर खड़ा रहूंगा, मुझे माफ कर देना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। सेजिन कहती है माफी मांगने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी खुद जैसे इतने भयानक इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तभी कांग्योन कहता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं है बल्कि ये मेरी वजह से है। मैं दोबारा से गलती नहीं करूंगा, सिर्फ किसी के स्टैंडर्ड्स देखकर मैं उसे जज नहीं करूंगा। सच कहूँ तो बहुत बार था जब मैं सेओयुन की हरकतों पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, बस मैं देखने से इनकार कर रहा था। उसे भी उस वक्त बहुत ज्यादा कंफर्ट की जरूरत होगी। भले ही मैं बहुत ज्यादा क्लमसी हूँ लेकिन मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगा, मुझे माफ कर देना, मैंने उसी वक्त तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सेजिन जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मुझे सच में लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। फिर कांग्योन कार की तरफ देखने लगता है, शायद उसे अंदाजा हो गया था कि वहाँ पर दोयंग भी है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग एक बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। कांग्योन कहता है क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? क्या तुम सच में डर गई थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ? सेजिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अकेले जाकर अपना बदला ले लेती। ये सुनकर कांग्योन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता दोयंग ने तुमसे क्या कहा, लेकिन तुम्हें डगमगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी बिल्कुल भी नहीं डगमगाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, कांग्योन अपने रूम में वापस आता है लेकिन दोयंग वहाँ पर पहले से मौजूद था और दोयंग कहता है आजकल तुम मुझे काफी सरप्राइज कर रहे हो कांग्योन, पहले तो तुम्हारा लक अच्छा था जो तुम बच कर, लेकिन अब तुम अपने दोस्त की लवर को भी चुरा रहे हो। कांग्योन कहता है कि गधे के बच्चे दोयंग, अपना ये कटर जैसा मुंह बंद रखो। दोयंग कहता है अगर तुम सेजिन का इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेना चाहते हो तो फिर रुक जाओ, सेजिन को तकलीफ मत पहुंचाना। कांग्योन कहता है कि तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। तुम देख सकते हो मैंने उसे नहीं चुराया, तुम्हें बस छोड़ दिया गया है दोयंग। वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये दिन भी आ गया कि किसी वोमेन द्वारा बेचारे महान दोयंग को छोड़ दिया गया है। तभी दोयंग कहता है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? वो लड़की जो कि बेशर्मी के साथ टूटी हुई है, क्या तुम सच में उसे एक्सेप्ट करोगे? जब भी तुम उसे गले लगाओगे, जब भी तुम उसका हाथ पकड़ोगे, तब ये बात बिल्कुल भी ना भूलना, उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो मैंने ना छुआ हो। कांग्योन कहता है क्या कहा? तुम क्या चाहते हो? आखिर मैं क्या कहूँ? मुझे ये बताते हुए तो काफी शर्म आ रही है, लेकिन सच कहूँ तो मैं वर्जिन हूँ। किसी की वजह से मुझे 10 साल जेल में रहना पड़ा, इसलिए मुझे किसी लड़की से मिलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी मुझे एक बात अच्छे से पता है, अगर तुम किसी को सच में प्यार करते हो तो इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में तुम इतने ज्यादा बेकार हो जो कि सिर्फ औरतों को रुलाना जानते हो, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट लाऊंगा। वैसे भी मरने के बाद भी तुम जैसा मॉन्स्टर ये बातें नहीं समझ सकता। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो प्लीज अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिक्र मत करो, तुमने मुझे जिंदा छोड़ा है तो मैं इसका डबल भुगतान करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि दोयंग बार में बैठा बहुत पी रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ कांग्योन की बातें चल रही थी। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, छोटा दोयंग एक चिड़िया को लेकर आया था, शायद से इस चिड़िया को उसी ने जान से मारा था। उसकी मॉम उससे डरते हुए कह रही थी कि तुम मेरे पास ना आना, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग बात है, आखिरकार मैंने तुम जैसे मॉन्स्टर को पैदा क्यों करा। फिर नेक्स्ट सीन में चानी को देखते हैं जो किसी से कह रहा था क्या तुम्हें कुछ पता चला उसी केस के बारे में जब कुछ वक्त पहले एक डिलीवरी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था। फिर चानी भी उसी बार में आता है, देखता है तो दोयंग वहाँ पर पहले से मौजूद था। चानी फिर से उस पर्सन से कहता है कि तुमने क्या कहा? उस विक्टिम का नाम कांग्योन था।